जी दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। ऐसा है कि पहली बात तो कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो उसके लिए माफ़ी। पिछले दिनों ज़ाती ऐसी कुछ चीज़ें चलती रहीं, जिनकी वज़ह से मैं बहुत मशरूफ़ रहा और ईश्वर की कृपा कि अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो आई एम बैक विद यू। तो दोस्तों, बातचीत की शुरू करते हैं आज शाम की, और वो इस बात से कि डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये है कि अब से कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ ही घंटे में अभी अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको शायद इसकी बहुत खबर नहीं आएगी, वो ये कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने अरेस्ट करने का ऑर्डर आज दे दिया है। यानी कि कल उनको इस्लामाबाद की पुलिस को ऑर्डर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान के, कि वो उनको इमरान खान को अरेस्ट करके कल वहाँ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करें। दरअसल आप जानते ही हैं कि इमरान खान हर बार अपने लिए एग्जामिशन की एप्लीकेशन भेज देते हैं वकील के जरिए, और वो इसकी सुनवाई अटेंड नहीं कर रहे हैं। बेसिकली उनके खिलाफ एक केस चल रहा है, उनके ही नहीं, उनकी पार्टी के खिलाफ, कई लोगों के खिलाफ। वो है तौहीने अदालत या तौहीने इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन को तौहीन के लिहाज से वही मिली हुई है प्रोटेक्शंस जो किसी भी कोर्ट को मिलती हैं, अदालत को मिलती हैं, तो वो मिली हुई है पाकिस्तान में। तो जिसके चलते उनको एक इसके लिए उनके ऊपर केस चल रहा है। इसमें असद ओमर और फवाद चौधरी भी हैं, दोनों के दोनों ऑलरेडी वहाँ शामिल हो चुके हैं और वो माफ़ी माँग चुके हैं अपने बिहाफ पर वहाँ पर। इमरान खान की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं किया गया है, इनफैक्ट वो पेश ही नहीं हुए। तो नतीजा ये हुआ है कि अब चूँकि कई महीने हो गए हैं सारे केस चलते-चलते, बाकी लोग आ चुके हैं, तो अब इमरान खान को कल 10 बजे पेश करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस को ऑर्डर कर दिया गया है कि वो इमरान खान को अरेस्ट करें और कल सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करें। यानी कि कल का दिन और आपके लिए तमाम ड्रामों से भरा हुआ नजर आ जाएगा। देखना ये होगा कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन के सामने क्या मौकफ लेते हैं। ऑल्सो कि आपको मालूम होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इमरान खान लगातार अपने ऑब्जेक्शंस देते रहे हैं, उनके खिलाफ बोलते रहे हैं, उनको बायस बनाते रहे हैं, और डोंट बी सरप्राइज कि इसकी सरबराही है, इस कमीशन की जो सुनवाई होगी कल उनकी, बहुत पॉसिबल है कि खुद वही सुनवाई कर रहे हों जो इलेक्शन कमीशन के हेड हैं। और देखना होगा कि इलेक्शन कमिश्नर के सामने फिर इमरान खान अपनी बातों का क्या मौक़िफ़ लेकर वहाँ पर बोलते हैं, अदालत में क्या बोलते हैं। ये उनका स्टैंस जो है वो काबिल गौर होगा। तो दोस्तों, एक तो ये हुआ कल के लिए तमाशा तय, पॉपकॉर्न वाला खेल पूरा शुरू कल, कि भाई कल इमरान खान को वहाँ आना है और देखा जाएगा कि कल उनको क्या होता है। उससे पहले कि इलेक्शन कमीशन में उनको पेश किया जाए, ज़ाहिर है उनके अरेस्ट का जो ड्रामा होगा वो भी इंश्योर करता है कि खपत बढ़ेगी पॉपकॉर्न की। आगे चलते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरी खबर जो बड़ी है, जो कल से बहुत शहबाज राणा जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं और इकोनॉमी पर बहुत खूबसूरत लिखते हैं, अगर आप नहीं पढ़ते हो, नहीं जानते हो उनको, तो ज़रूर पढ़िएगा और ज़रूर उनको सुनिएगा भी। वो टीवी पर भी एक प्रोग्राम करते हैं रिव्यू के नाम से, तो एक्सप्रेस टीवी का ही प्रोग्राम है, और बेहद शायद पाकिस्तान में इकोनॉमी को लेकर अगर कोई अच्छा प्रोग्राम है जिसे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, और ये मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी इकोनॉमी में पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर गॉड्स सेक वॉच रिव्यू एंड नथिंग एल्स। एंड वो जो रिव्यू है वो आपको सब इन्फॉर्मेशन देता है। इनफैक्ट बहुत सारी उसमें उनकी जो फॉरेन पॉलिसी के स्टैंसेस होते हैं, उनमें कई जगह मुझे लगता है वो थोड़ा-सा मॉडरेट व्यू लेते हैं, सही ट्रुथ बचाने में थोड़ी-सी कंजूसी करते हैं सच्चाई को बताने में। लेकिन हाँ, इकोनॉमी को लेकर जनरली वो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं, एंड इट्स वेरी, वेरी वैल्यूएबल। इनफैक्ट मैं भी उसको देखता हूँ, दैट मच आई कैन टेल यू। तो रिव्यू एक्सप्रेस टीवी का प्रोग्राम है, शहबाज राणा, कामरान यूसुफ करते हैं उसको, ज़रूर देखिए उसको। एक बात। दूसरी बात कि तो शहबाज राणा ने कल एक स्टोरी दी, उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ कल की थी कि इशहाक डार को पीएमएलएन कंसीडर कर रही है एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने के। दूसरी तरफ उनकी खबर में ये भी इल्मिया दिया गया कि जो पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको ऑलरेडी इस बारे में इन कॉन्फिडेंस ले लिया गया है। उनको ऑलरेडी भरोसे में ले लिया गया इस बात को लेकर कि इशहाक डार को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए आने वाली गवर्नमेंट का, जब 8 से 12 के बीच में जब भी ये गवर्नमेंट फारिग होती है, इस्तीफा देकर जाती है। मैं थोड़ा-सा डिसएग्री करता हूँ इस न्यूज़ से। मुझे सीरियसली लगता है कि पीएमएलएन यहाँ पर इशहाक डार को सामने लाकर दरअसल गेम खेल रही है। वो देखना चाह रही है कि पानी की गहराई कितनी है, रिएक्शन कैसा आता है। मुझे कतई नहीं लगता कि इशहाक डार को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ था लेने वाली बात जिसको कहते हैं कि आप
छलांग लगाने से पहले थाह लेते हैं कि कितना है। एक और इसमें जो पीछे मुझे पॉलिटिक्स नज़र आती है, वो ये कि बहुत पॉसिबल है कि नाम उछाला जाए इसहाक डार का, जबकि जब इसहाक डार के नाम को लेकर हल्ला होगा, जो कि हो रहा है और होगा, बढ़ेगा। जैसे-जैसे आप देखेंगे दिन बढ़े आगे जाएँगे, इसहाक डार के नाम को लेकर हल्ला आएगा, ऑब्जेक्शन भी आएँगे। तो उस केस में फिर पीछे से दरअसल उस नाम को लेकर आया जाए जो वो वाक़ई में केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। नतीजा उसका क्या होगा कि फिर लोग कहेंगे कि देखो जी, हमने पहले एक नाम दिया, उसको आपने फ़ारिग कर दिया, आपने नहीं माना, अब कम से कम इसको तो मानिए। तो वो नाम वो होगा जिसको वाक़ई में ये बनाना चाह रहे होंगे। मैं उसके कुछ रीज़न्स देता हूँ कि क्यों ऐसा है। देखिए पहली बात, ये एक सेनेटर है, पॉलिटिशियन है। एक पर्टिकुलर पार्टी से उनका जुड़ाव है, समधी लगते हैं ये नवाज़ शरीफ के। तो आप ये देखिए, पहली बात तो जो ये पाकिस्तान का कानून है केयरटेकर गवर्नमेंट बनाने का, उसको ये माना जाता है कि जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हो या केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो, वो गैर जानिबदार हो। अब आप बताइए, अगर एक आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑलरेडी कमिटेड मेंबर है और उनका सेनेटर है और उनका मिनिस्टर है, ऐसे में भला वो गैर जानिबदार कैसे हो सकता है? तो जो पहली शर्त है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर या सीएम बनाने की, ये वो तो यहीं फारिग हो गई, क्योंकि गैर जानिबदार तो इशारा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, है ना? प्लस इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो आदमी इलेक्शन लड़ रहा होगा, सॉरी, जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बन रहा होगा, उससे जुड़े हुए शख्स जो हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दैट मीन्स बेसिकली उसकी फैमिली के लोग। तो जाहिर है इसमें इसाक डार के बच्चे-वच्चे तो जाहिर है बच्चे उनके या बीवी-बच्चे जो हैं, वो तो नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि जो उनके रिलेशन में और तमाम लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तमाम पूरी पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलएन जो है वो उनके जो टॉप लीडरशिप है, बीट मरियम नवाज शरीफ, बीट नवाज शरीफ, बीट शहबाज शरीफ, बीट हमजा शरीफ, सब उसी खानदान से आ रहे हैं ना, जिससे वो जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली ये कहना तो पूरा नहीं होता इसमें, मतलब मोरली बेसिकली अपने आप में एक करप्ट डिसीजन है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली एंड मोरली बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पुअर डिसीजन है। तो मुझे सीरियसली लगता, अच्छा दूसरी बात, मुझे ये भी लगता है कि अगर कहीं मान लीजिए कि ये मान भी जाए एक बार कोई कि चलिए इनको बना लीजिए, तो बहुत पॉसिबल है कि कोई पीटीआई का मेंबर या कोई और लीडर या इवन कोई पाकिस्तान में बड़ा फैशन है कि जब कोई तरीका नहीं बचता तो प्राइवेट सिटीजन जो है वो कंप्लेंट करने पहुंच जाता है। वो प्राइवेट सिटीजन जाहिर है स्पॉन्सर्ड होता है, बट होता है कोई ना कोई वकील आ जाएगा या कोई कुछ और पता लगेगा कि एक केस कोर्ट में आ गया। तो मेरा सीरियसली मानना है, और उस केस में ये कोर्ट में इस बात को सस्टेन नहीं कर पाएंगे कि भाई ये इसकी जो अपॉइंटमेंट है इसाक डार की, वो कैसे जस्टिफाइड है। तो मित्रों, ये मामला यहाँ खड़ा हुआ। दूसरी बात मुझे ये भी लगती है कि इवन अदरवाइज जो आपका इनका जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है आईएमएफ के साथ में, तो पीएमएलएन के कुछ लोगों ने ये बात कही है कि भाई ये इसलिए जस्टिफाइड है इशाक डार का बनाना क्योंकि आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट उन्होंने किया है, उनको तमाम चीजें मालूम है, इकोनॉमी की हालत खराब है, इकोनॉमी को सस्टेन करना है, तो इसलिए बेहतर है कि उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। उन्हें मालूम है कि इकोनॉमी कैसे लेकर चलें, आईएमएफ विल फील कंफर्टेबल। वेयर एज इन द मीन टाइम आईएमएफ की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने पीटीआई के फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा शौकत अजीज थे कौन, जो उनके जो जो जो, जो आखिरी थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो शौकत साहब और इसाक डार, इन दो लोगों को बाय नेम आईएमएफ ने ब्लेम किया है उस तमाम फाइनेंशियल मैसअप के लिए जो पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है। तो आप जरा सोचिए कि आईएमएफ कैसे कंफर्टेबल फील करेगा उस इसाक डार के प्राइम मिनिस्टर होते हुए, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर होते हुए डीलिंग्स करने में, जब वो उनको तमाम प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार मानता हो। वो ये मानता है कि उनका कहना है, रिपोर्ट है आईएमएफ की, जहां वो ये बताते हैं कि आईएमएफ की पॉलिसी को कैसे अपसाइड डाउन इन्होंने कर दिया इसाक डार साहब ने। तो मित्रों, वो लॉजिक भी यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। डेफिनेटली जो आईएमएफ है वो भी अनकंफर्टेबल फील करेगा अगर इसाक डार बनते हैं। एक और बात, आपको याद होगा कि ये बात कई बार सामने आई है कि इमरान खान एक चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं जिसके जरिए उनकी पार्टी एक बार फिर से रिवाइव हो जाएगी। अगर कोई जिद करके किसी भी तरह से दाएं बाएं, हाइपोथेटिकली, अगर हम हाइपोथेटिकली इस बात को मान लें कि इसाक डार केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं,
मुझे क्या लगता है यही वो मैजिक है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं इमरान खान कि कोई एक चमत्कार होगा और उस चमत्कार के बाद में लोग उनकी पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे और वो इलेक्शन में मेजोरिटी ले जाएंगे बिकॉज वो चमत्कार जो है उसका इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर आएगा। ये है वो चमत्कार। इस किस्म की जो बेवकूफियां हैं, फूहड़पने हैं कि आप इशाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, तो ये है जो आपकी पार्टी को या किसी की पार्टी को, पीएमएलएन को या पीडीएम को ले बैठेंगे। तो आई डोंट थिंक, ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इतने नाइव लोग हो सकते हैं। हालांकि नाइविटीज का कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि आखिर इशाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया भी तो उन्हीं लोगों ने था। किसके बदले में? मिफ्ता इस्माइल के बदले में। वही मिफ्ता इस्माइल जिसकी एक एक पॉलिसी को आखिरकार इशाक डार को मानना पड़ा। कब? 8 महीने बाद। उन 8 महीनों के बाद जब पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। यानी कि अगर उन 8 महीनों को पहले ही वो पॉलिसीज अप्लाई करने दी जाती जो आईएमएफ के साथ में मिलकर एक मुफ्ता इस्माइल कर रहे थे, तो शायद मुश्किलें इतनी ज्यादा न होती। होती जरूर पर शायद ये ना होती और रिवाइवल का एक साइकिल शुरू हो जाता। लेकिन 8 महीनों में जब वो प्रॉमिस करते रहे कि डॉलर की सही कीमत 200 रुपए से नीचे आ जाएगी, कुछ नहीं हुआ। और आप देखिए कि डॉलर आज भी कहाँ घूम रहा है, 280+ घूम रहा है, तो और बढ़ ही रहा है लगातार एक बार फिर से। तो और अभी आने वाले दिनों में उसके बढ़ने की ही उम्मीद है। इकोनॉमी में बिजली के रेट्स आप देखिए कहाँ जा रहे हैं, इन्फ्लेशन, इन सब का बोझ अगर इशाक डार केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस सब का बोझ सबके और जैसे जैसे प्राइसेस और बढ़ेंगे भी आने वाले महीनों में, दिस इज व्हाट स्टैंड बाय एग्रीमेंट आईएमएफ का जो है वो यही अंडरलाइन कर रहा है। तो वो जब तमाम चीजें अप्लाई होंगी, कंडीशंस अप्लाई होंगी, तो उसका तमाम मलबा जो है वो पीएमएलएन पे गिरेगा, क्योंकि तब उनका फेस कौन होगा? यही इशाक डार, क्योंकि ये होंगे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। इस बीच में एक और चीज चल रही है, वो ये कि जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की, और उस अमेंडमेंट के जरिए वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा फाइनेंशियल पावर और डिसीजन मेकिंग पावर्स देना चाह रहे हैं। वो क्यों? ताकि वो अब आपको समझ में आ रहा है मैं जो इतने दिन से आपसे कह रहा हूं कि इलेक्शन नहीं होने वाले जल्दी, ये वो खेल। क्योंकि तब जब कोई चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं होगी पाकिस्तान में, तो काम तो चलाना है ना। तो फाइनेंशियल जो पावर्स हैं, जो ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो अगर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के पास होंगी तो वो ज्यादा दिन तक काम कर पाएगा। अगेन, जो मैं पिछले 6 महीने से आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तान में इस साल इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, नो वे। अभी आप देखते जाइए, एमक्यूएम झगड़ा डालेगी जो इनकी सेंसस है, पॉपुलेशन का जो सेंसस हुआ है उसको लेकर, और ऑलरेडी उनकी एक मुलाकात हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर के साथ में। प्राइम मिनिस्टर उनको अश्योर किया है कि हम जो करेंगे सेंसस को लेकर वो आपको कॉन्फिडेंस में लेकर करेंगे। एमक्यूएम ने बात साफ कर दी है कि कराची में हो या इवन पाकिस्तान में टोटल, या फाटा का जो इलाका जो मर्ज हुआ था केपी में, यानी कि केपी का जो सेंसस है, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जो सेंसिटिव हैं। यहाँ के लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्रेंचाइज से आप इसलिए नहीं हटा सकते कि आप पुराने सेंसस से जाकर इलेक्शन करा दें। पुराने सेंसस से इलेक्शन कराने का मतलब यही होगा कि नई डिलिमिटेशन नहीं की जाएगी, और उसके मायने ये होंगे कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी फ्रेंचाइज के राइट से वंचित रह जाएंगे, डिप्राइव किए जाएंगे अपने राइट से। तो ये है वो सीन जो चल रहे हैं मित्रों। तो मुझे सीरियसली लग रहा है कि पहली बात, इलेक्शन आई एम स्टिल, अच्छा बाय द वे, अब मैं कोई नई बात भी नहीं कर रहा हूँ। जब मैं 6 महीने पहले करता था, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि पता नहीं मैं तो एंटी पाकिस्तान हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, जाहिर है रिवायती हरीफ है हम लोग। मगर दोस्तों जरा गौर से सोचिए, जो मैं 6 महीने से कह रहा था, आज पाकिस्तान का हर एक बड़ा एंकर, हर एक बड़ा चैनल ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि डाउट्स हैं कि इस साल इलेक्शन हो पाए, और ये बात मैं 6 महीने से आपको बता रहा हूँ। खैर, तो इलेक्शन अब मोर और लेस इट्स अ गॉन सिनेरियो, इट्स अ गॉन सिनेरियो। इस साल कुछ नहीं हो रहा है। अगले साल फरवरी मार्च की बात कीजिए मिनिमम, उससे पहले कुछ भी नहीं। एक और बात है कि क्यों इलेक्शन लेट हो रहे हैं, वो ये कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मानना, भाई असली फैसले वही रखे हुए हैं ना, कौन प्राइम मिनिस्टर कौन प्रेसिडेंट, क्या फर्क पड़ता है? असली फैसले तो फौजियों ने करने हैं। फौजियों ने एक बात तय कर रखी है कि 9 मई के जो किरदार हैं, 9 मई के जो एक्टर्स हैं, 9 मई के जो मास्टरमाइंड्स हैं, उन सबको जब तक सजा नहीं होती है इलेक्शंस नहीं होंगे, राइट? तो अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं करने की कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस, इसका मतलब ये है कि अगर 2 से 3 महीने आप कैंपेनिंग, कम से कम 2 महीने तो कैंपेनिंग के लगाएंगे ना, तो 2 महीने कैंपेनिंग के लगाना तो ये कि आपको अगस्त में उन तमाम मास्टरमाइंड्स को जिन्होंने नई 9 मई किया, यानी पीटीआई प्लस जो भी है लोग, तो उनको आपको सजा देनी होगी, राइट? पॉसिबल नहीं, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है ना। आर्मी एक्ट के अंदर अगर वो सजा देना चाह रहे हैं तो अभी तो केसेस शुरू ही नहीं हुए, तो आप भला अगस्त के अंत तक उनको सजा कैसे दे देंगे ना?
आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन। और अगर अगस्त के आखिर तक वो बाय सम सोर्स ऑफ मैजिक अगस्त के एंड तक वो दे ले जाते हैं, तो आप मान सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में इलेक्शन। बट एज आई सेड, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। हाइपोथेटिकली आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, बट हाइपोथेसिस एट द एंड ऑफ द डे जस्ट अ हाइपोथेसिस, इट इज नथिंग मोर देन दैट। तो हाइपोथेसिस पर न जाकर जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये कि इस साल इलेक्शंस नहीं हो रहे। मंथ फरवरी मार्च से पहले कुछ नहीं हो रहा है। अगर उस पर भी और लेट हो जाए, डोंट ब्लेम मी, मैं ये भी नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि क्या सिचुएशंस डेवलप होंगी उस वक्त तक। वो जाहिर है पाकिस्तान है, आने वाला वक्त बताएगा क्या चीजें कैसे बनती हैं। इट इज ऑल फ्लूइड, बट व्हाट आई एम वेरी श्योर इज फेब मार्च से पहले इलेक्शंस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको ये भी याद होगा कि 6 महीने से कह रहा हूं आपको कि डोंट बी सरप्राइज अगर इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्शंस मोर और लेस आगे पीछे या एक साथ ही हो रहा है, राइट। तो ये रहा दोस्तों का अपडेट, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, इमरान खान का अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। कल उनको इस्लामाबाद पुलिस आज रात को अरेस्ट करे या कल सुबह या जैसा भी है, मुझे लगता है आज देर रात को अरेस्ट करेगी, तभी कल सुबह पेश करेगी 10 बजे। तो एक तमाशा ड्यू है, मुझे नहीं मालूम कि रात को कब शुरू होगा तमाशा, और जैसा होगा हम आपसे संपर्क बनाए रखेंगे। दूसरी बात कि जो इशाकदार एज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, मैंने बैकग्राउंड आपको दे दी और मैंने आपको क्यों बताया कि क्यों इशाकदार साहब केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। कोई लॉजिकल रीजनिंग उसकी नहीं बनती है। हाँ, सुइसाइड एक ऑप्शन हमेशा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हमेशा अपने डिसीजंस के जरिए पॉलिटिकल सुइसाइड जरूर कर सकता है। वो पीएमएलएन भी कर सकती है। तो इशाकदार को बनाने का मतलब पॉलिटिकल सुइसाइड ही होगा, और सुइसाइड लॉजिकल नहीं होती है। तो जाहिर है वो मेरे ऑप्शंस में वो शामिल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकली मैं उसको काउंट इन कर सकता हूँ उस ऑप्शन को। तो आई डोंट थिंक इशाकदार इज देयर एज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। ये सब था लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गहराई है, कैसे रिएक्शंस आते हैं, उसको जज करने की कोशिश है। और अल्टीमेटली ये उस आदमी का नाम लेकर आएंगे इशाकदार के बाद में जिनको इन्हें रियल में, सच्चाई में, वास्तव में प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना है। क्योंकि इशाकदार की अपॉइंटमेंट इफ डन चैलेंज हो जाएगी कोर्ट में, एंड नोबडी कैन सस्टेन इट, नोबडी। दिस इज इट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि अब हम रेगुलरली आपसे जुड़ा करेंगे, और हर रात, दिन में तो जाहिर है दिन में पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन हाउ थिंग्स आर गोइंग। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल, एंड विल कीप इन टच। सी यू वेरी वेरी सून। गुड नाइट।